नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलेंगे और यहाँ पर दो बड़े आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि हथियारों के निर्माण करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी बनाने के लिए, जो कि हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल यदि है भी तो उनको अभी तक खोजा नहीं गया, उनकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है। तो इस मामले में चाइना बहुत आगे है, कहना चाहिए टॉप में चाइना है क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज के मामले में। तो अब वो क्या काम करता है, अपने पास जो संसाधन मौजूद हैं उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, बदला लेने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऐसा हालांकि न केवल चाइना ने किया है, अमेरिका ने भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि जहां से पता चलता है कि चाइना के जैसे अमेरिका भी करता है। तो नॉर्मली देखा जाए, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर ट्रेड से रिलेटेड बैन लगा रहा है तो चाइना भी क्या काम करता है, क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई को रोक देता, बोल देता है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब इस मामले में भारत कहाँ पर खड़ा है और भारत को क्या करने की ज़रूरत है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सेकंड वाला हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो परमाणु हथियारों पर बैन लगाने से रिलेटेड है। आज के समय में देखा जाए, युद्ध का समय चल रहा है, रूस और यूक्रेन का। एक तरफ में इजराइल और हम देखते हैं पैलेस्टाइन, ठीक है, गाजा में युद्ध चल रहा है। ऐसे कंडीशन में जिनके पास में परमाणु हथियार हैं या फिर जो परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं ना, वो यदि इनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं ना, उनको ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो परमाणु हथियारों को कैसे करके के प्रसार को कैसे करके रोका जा सकता है, एंड इंडिया ने क्या कुछ ट्रीटी के ऊपर साइन किया है कि नहीं किया है, इस प्रकार से जो ट्रीटी बनाई गई हैं तो इंडिया क्या सोचता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल है। परमाणु हथियार आज के समय में देखा जाए, रसिया अपने भंडार को बढ़ाते जा रहा है, चाइना अपनी तरफ से और भी आगे बढ़ते जा रहा है, चाहे वो ईरान हो चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, सब लोग परमाणु हथियारों को इकट्ठे करने में लगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि पार्टिकुलरली देखा जाए शॉर्टकट में यदि हम देखें तो जो क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेस अवेलेबल हैं चाइना में, जिनका अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता, दूसरी चीज़ का इस्तेमाल आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इन रिसोर्सेस को चाइना क्या काम करता है, एज ए टूल इस्तेमाल करता है। यदि अमेरिका ट्रेड से रिलेटेड कुछ हमारी बात नहीं मान रहा है, टैक्स में बढ़ोतरी कर रहा है, किसी चीज़ में बैन लगा रहा है, तो चाइना भी क्या काम करता है, क्रिटिकल रिसोर्सेज की जो सप्लाई है अमेरिका को जो भेजा जाना है उसको कम कर देता है या फिर बैन लगा देता है। मतलब कुल मिलाकर के वो बदला लेता है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उनकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज, चाइना क्या काम कर रहा है, स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ये उसकी एक क्लासिक स्टेट क्राफ्ट स्ट्रेटजी बन गई है, ठीक है, जो कि हमको चीन के द्वारा निपुणता से अपनाते हुए दिखाई दे रहा है। हिंदी में देखा जाए तो 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली है। सामरिक संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना एक क्लासिक स्टेट क्राफ्ट स्ट्रेटजी है, जिसे चीन काफ़ी निपुणता के साथ में अपना रहा है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली एक न्यूज़ देखते हैं, जो कि कहना चाहिए इसी साल 15 अगस्त को हमने ये देखे थे कि चाइना ने अनाउंसमेंट किया था। क्या अनाउंसमेंट किया था कि हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ एक्सपोर्ट को, एंटी मनी का ये एक्सपोर्ट है, अब हम ये एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। ऐसा चाइना ने क्यों किया? चाइना ने बोला कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं
ताकि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। नेशनल सिक्योरिटी प्रभावित हो रही है, इसलिए हम ये बैन लगा रहे हैं। तो ये जो एंटीमनी होता है ये एक क्रिटिकल मिनरल्स होता है जो कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, मतलब डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाइल बनाना है, इंफ्रारेड सेंसर, फ्लेयर्स, इम्यूनाइजेशन, न्यूक्लियर वीपन, इन सारी जगह में एंटीमनी का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना की तरफ से जो रीजन दिया गया था वो नेशनल सिक्योरिटी का था, लेकिन ये बात शायद गलत हो सकती है, क्योंकि 2023 से ही जो उसने काउंटर मूव चालू किया है, अगस्त 2023 से, वो अभी तक चला ही आ रहा है, 2024 लग चुका है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मूव्स एंड काउंटर मूव्स की यहाँ पर चर्चा होती है। क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चाइना न केवल एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, बल्कि इस मामले में वो बहुत बड़ा लीडर बन चुका है आज के टाइम में। यदि देखा जाए तो कैसे करके लीडर बन चुका है, चाहे वो जितना भी सेगमेंट हो इस ट्रेड में, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इसमें माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग, सब चीज़ में चाइना एकदम आगे निकल चुका है। साथ ही साथ ये अब ना मोनोपोली रखता है इस मामले में। मोनोपोली कैसे रखता है, जैसे 60% जो रेयर अर्थ प्रोडक्शन है वो चाइना ही कर रहा है। 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन चाइना कर रहा है। 80% क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग पूरे दुनिया भर में चाइना कर रहा है। न केवल भारत, इसके अलावा भी अन्य कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना के ऊपर निर्भर हैं क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन प्रभावित होता है पूरी दुनिया भर में इस प्रकार से चाइना की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगा जाता है। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट हो, ये स्ट्रेटजिकली देखा जाए वल्नरेबल माने जाते हैं, क्योंकि ये इनके ऊपर निर्भर हैं, या फिर कहना चाहिए चाइना के ऊपर ये लोग निर्भर हैं। अब चाइना ने कब से ये काम बैन वाला, मतलब एज ए टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चालू किया, ये चीज़ की शुरुआत होती है। पहली बार अटेंशन हमको कब मिला था, इंटरनेशनल अटेंशन, जब एक इंसिडेंट हुआ था 2010 में। 2010 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक चाइनीज़ जो ट्रैवलर हैं वो जापानीज़ कोस्ट गार्ड के बोट के साथ में टकरा गई थी। इसके बाद चाइना ने क्या काम किया था, जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं बैन लगा दिया था इनके ऊपर कि अब हम जापान को नहीं भेजने वाले हैं। फिर मिड 2023 तक हम देखते हैं कि बैन लगाया गया था एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। अमेरिका को अब ये चीज़ें नहीं भेजी जाएंगी, ठीक है। अब एक डिसीजन हमको देखने को मिला था नीदरलैंड की तरफ से। नीदरलैंड ने जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट है उसके ऊपर क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया अमेरिका के चलते चलते। इसी से बदला लेने के लिए चाइना ने अनाउंसमेंट किया था कि हम गैलियम और जो जर्मेनियम है, 2 क्रिटिकल मिनरल्स जिनका इस्तेमाल सोलर सेल और कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किया जाता है, इसकी सप्लाई में अब हम बैन लगा रहे हैं। सिमिलरली एक बार फिर से 2023 में, जबकि यूएस ने अनाउंस किया था कि हम एक्सपोर्ट कंट्रोल करेंगे एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में। अब चाइना ने भी इसका बदला लिया। उसने क्या काम किया, जो ग्रेफाइट मटेरियल होता है एंड जो नेचुरल फ्लैग ग्रेफाइट होता है और इसके जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो कि हाई प्योरिटी वाले, हाई हार्डनेस वाले, हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं, इनके ऊपर कर्ब लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने के लिए, फ्यूल सेल बनाने के लिए एंड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। इसका क्या मतलब है, अब अमेरिका को समझने की ज़रूरत है कि चाइना यदि ऐसा कर रहा है तो ठीक है। इस प्रकार से देखा जाए ये 2 स्टेप लिए गए थे चाइना की तरफ से। तो चाइना ने यूएस को याद दिला दिया है कि इस क्षेत्र में मेरी मोनोपोली है, चाहे वो मिनरल पावर हो, चाहे उसके बायर के तौर पर हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, इन मेकिंग रेयर अर्थ मैग्नेट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब एक रिस्ट्रिक्शन उसने लगा दिया रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर।
इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो प्रभावित होंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होगी, जिनका निर्माण इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर, यूएस में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इस प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन है कोई और देश भी किया है। तो इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन हमको अमेरिका की तरफ से देखने को मिला था। उस समय में ऑयल क्राइसिस जब आया था तो जापान के विरुद्ध में हमको 1940 में ऑयल में बैन देखने को मिला था अमेरिका की तरफ से। लेकिन चाइना का जो केस है एकदम अलग होता है, ठीक है। इसने आरंभिक तौर पर क्या काम किया, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि चाइना को कहना चाहिए भड़का रही है, चाइना के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं पार्टिकुलरली ट्रेड में। तो रिसेंटली जो काउंटर मूव हमको देखने को मिले हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स एक्सपोर्ट कंट्रोल के ऊपर देखने को मिले हैं। आज के समय में ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव बन गया, उद्देश्य बन गया। अब हम बात करते हैं कि चाइना आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहा है। पहली बात तो ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और उनका जो ग्रुप है उनको ये याद दिलाना चाहता है कि आप लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसका स्टेटस बना हुआ है मिनरल पावर के रूप में, एक्सर्टिंग कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन के ऊपर इसका एकदम मजबूत पकड़ है। सेकेंड नंबर की बात यह हो गई है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों की जो महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला है इसको चाइना नुकसान पहुंचाता है। इससे क्या होगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इससे इनकी जो हाई टेक्निकल सेक्टर है, इनका जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होगा। प्रोडक्शन को कमज़ोर करना या फिर उच्च तकनीक क्षेत्रों के विकास में बाधा उत्पन्न यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद चाइना जो है ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करता है, डबल यूज़ एप्लीकेशन, ऐसा मेटल जिनका दो जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको मेजर टारगेट किया जाता है। क्योंकि इनका प्रयोग जो है वर्जीनिया क्लास सबमरीन एंड F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण में किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवरल 100 पाउंड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट की ज़रूरत है। ऐसे सेक्टर को वो ज़्यादा कहना चाहिए टारगेट करने का काम करता है। कुल मिलाकर के देखा जाए वो ये संकेत देता है कि एक्सपोर्ट में हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से चीनी का जो कहना चाहिए चाइना का जो कंट्रोल है वो तेज़ी के साथ में बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी से वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में इसके रिलेशनशिप ख़राब होते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर वांग गुआंगहुआ, इनका कहना है कि आने वाले 5 साल में चाइना जो है और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है एक्सप्लोरेशन, इंक्रीज क्रिटिकल मिनरल्स कैपेसिटी एंड अदर थिंग्स में, एंड इन्हेंस करेगा मिनरल्स रिसोर्सेज में। उसके पास जो रिजर्व अवेलेबल है ना उसमें और भी ज़्यादा वो बढ़ोतरी करने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत की, कि भारत की क्या कंडीशन चल रही है एंड भारत के जैसे जो कंट्रीज़ हैं जो क्या सोचते हैं इस मामले में। भारत अब कहना चाहिए क्वाड का मेंबर है, मतलब भारत, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। देखा जाए सब के सब जो है चाइना के ऊपर निर्भर हो गए हैं आज के समय में। ये इनकी कंडीशन काफ़ी वल्नरेबल है, स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। आज के समय में देखा जाए जो नई दिल्ली है या फिर भारत है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किन के ऊपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर। एंड 2023 में हमने 34,000 करोड़ रुपये का इंपोर्ट किया था, और ये जो राशि है ना आने वाले साल में बढ़ते ही जाएगी। इसलिए ये अब न केवल चाइना ने अमेरिका के साथ किया है बल्कि ये चीज़ इंडिया के साथ में भी हो सकती है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि ये एक रिमाइंडिंग वाली बात हो सकती है, एक चेतावनी है भारत और नीति निर्माताओं के लिए, जो कि भारत और जो समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी करना है। साथ ही साथ हमें अन्य जगह भी खोजना है, नहीं कि चाइना के ऊपर ही हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है।
ये वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं होना चाहिए फर्दर, और इनका प्रोडक्शन नहीं करना है, इनका उपयोग को कम से कम हमको करना है। इसके लिए बहुत सारी संधियां बनाई गई हैं, जैसे कि TPNW NPT। TPNW मतलब ट्रिटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स एंड NPT। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना, उनकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। तो द बैन ट्रिटी could start an honest discussion about the utility and effectiveness of nuclear weapon। यहाँ पर बैन ट्रिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, कि बैन ट्रिटी की हम शुरुआत कैसे करें। यदि इसकी बैठक हो रही है, इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें ऑनेस्टली डिस्कशन होना चाहिए कि कैसे करके हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, इसकी यूटिलिटी कैसे होगी, इसकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी होगी। मतलब जो न्यूक्लियर वीपन हैं, इनका यूटिलिटी और इनका इफ़ेक्टिवनेस, इसके ऊपर में ऑनेस्ट डिस्कशन होना चाहिए। प्रतिबंध संधि परमाणु हथियारों की उपयोगिता और प्रभावशीलता के बारे में एक ईमानदार चर्चा शुरू करने की बात करती है। अब जो आर्टिकल है, इसकी शुरुआत करी जाती है कि 26 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एनिमिलेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन। इस बार की जो थीम रखी गई है, तो यूनाइटेड नेशंस के कैलेंडर के हिसाब से हम 26 सितंबर को ये इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल जो जनरल असेंबली का एजेंडा रहा था, इसमें बोला गया है कि हम एक सेशन लेके आने वाले हैं ट्रिटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, TPNW, या फिर इसको बैन ट्रिटी के नाम से भी बोला जाता है। हालांकि देखा जाए, ये जो TPNW है या फिर शॉर्टकट में बैन ट्रिटी है, ये किससे अलग है? NPT से अलग है। परमाणु अप्रसार संधि NPT से अलग है। यूनाइटेड नेशंस देखा जाए परमाणु प्रसार के मामले में जो भी संधियां आई हैं, उनमें अलग अलग तौर से बटा हुआ है। इसका मतलब ये है, जिसके पास हथियार है ना, वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम इन हथियारों को ख़त्म कर दें या फिर अपना जो भंडारण है उसको कम करें। इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनके पास में हथियार ही नहीं है, परमाणु हथियार। वो सोच रहे हैं सबके पास में तो है, किसी ने यदि परमाणु हथियार यूज़ कर लिया तो हम क्या करने लग जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए वो लोग भी बनाने में अभी लगे हुए हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, रसिया हो गया, या फिर अदर और भी जो कंट्रीज़ हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए भारत, जो कि TPNW से अभी बाहर है, इसके अलावा भारत की जैसी सोच रखने वाले जो अन्य देश हैं, इस ट्रिटी के ऊपर इस बैठक में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे बैन ट्रिटी का जो फुटप्रिंट है, हो सकता है और भी ज़्यादा आगे बढ़े, या फिर भारत के डिसीजन के ऊपर ही ऐसा है कि जो टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है उसका कहना चाहिए यूज़ कम होगा। हो सकता है कि लोग इससे बाहर आना चालू कर दें। इसलिए भारत और भारत के जो समर्थक हैं ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बैन ट्रिटी के बारे में यहाँ पर शुरुआत करी जाती है कि बैन ट्रिटी आखिर क्या कहती है। तो ये जो ट्रिटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स है, ये कैसे करके NPT से अलग है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो TPNW है, जो कि 2021 से कहना चाहिए काम में आई है, केम इनटू फोर्स कब से हुआ है इसका? 2021 से। हैज़ वंस अगेन डिवाइडेड द न्यूक्लियर हैव्स एंड देयर एलाइज। अब दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि जिनके पास में न्यूक्लियर हथियार हैं और उनके साथ में जो जो देश जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जिनके पास में न्यूक्लियर अब्सेंटर्स हैं, मतलब जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, दोनों ग्रुप में अलग अलग सोच हमको देखने को मिलती है इस संधि को लेकर। इसमें जिसने भी सिग्नेचर किया है ना, उनको बोला गया है कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आप न्यूक्लियर पावर को डेवलप नहीं कर सकते हैं, टेस्टिंग नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एज स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफरिंग, यूजिंग, डिप्लॉइंग, कीपिंग, ठीक है, और थ्रेटनिंग टू यूज़ एनी न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस।
इन सब चीज़ों से आपको रोक दिया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए जो एनपीटी संधि है इससे ये कहीं आगे बढ़ जाती है, जो कि बैन करता है प्रोलाइफरेशन से, मतलब उसके प्रसार को बस बैन कर रहा है। बट ओनली प्रॉमिस टू कंसिडर डिसआर्मामेंट एंड इज साइलेंट ऑन न्यूक्लियर यूज इंक्लूडिंग डिटरेंस। लेकिन ये जो एनपीटी है कह रहा है कि डिसआर्मामेंट आप करिए, परमाणु हथियारों को आप मत रखिए, ख़त्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, लेकिन ये न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनके इस्तेमाल के ऊपर साइलेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये जो TPNW संधि है ये आखिर आई कैसे करके, क्या इसका इतिहास रहा है, कैसे करके इसकी डिमांड उठी थी। तो यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसी हैं एंड बहुत सारे जो NGO हम मिल कर के इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव चलाए थे, ठीक है। इन लोगों ने डिमांड रखी थी एंड इन्होंने हाईलाइट किया था कि ये जो न्यूक्लियर वीपन्स होते हैं इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड इसमें उन्होंने इनके डेवलपमेंट को कवर किया, डिप्लॉयमेंट को कवर किया, पीपल के ऊपर यदि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या होगा, हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, एनवायरमेंटल के ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा, इन सब की इन्होंने चर्चा किया था। इसके बाद आगे और भी ज़्यादा ये लोग आगे बढ़े, उन्होंने बोला कि इसके लिए लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने साइन कर दिए हैं तो ये आपके ऊपर है, आप करोगे कि नहीं करोगे। लीगली बाइंडिंग इसका मतलब ये है मैंने साइन कर दिया हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसमें जो भी प्रोविज़न है वो। तो लीगली बाइंडिंग प्रोविज़न के लिए 2017 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक सत्र बुलाया गया था, ठीक है। इसमें बोला गया था कि कैसे करके हम न्यूक्लियर वीपन्स को प्रोहिबिट कर सकते हैं, मतलब टोटल एलिमिनेशन की तरफ हमको आगे बढ़ना है। तो एक प्रकार से देखा जाए एकमात्र संधि है जो कि लीगल तौर पर परमाणु हथियारों को नष्ट करने, एलिमिनेशन करने की बात करती। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई इसमें ऐसे लोगों ने साइन नहीं किया जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं, भंडार हैं। ये यहाँ पर दिक्कत हो गई, मतलब जिनके पास हथियार है वो लोग इस संधि से हमको बाहर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इस मामले में बहुत आगे बढ़ते जा रही हैं, अपने जो स्टॉक है उसको बढ़ाते जा रही हैं। साथ ही साथ चाहे वो रसिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, ये सब जो है दूसरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं। अब देखिए कुल मिलाकर के देखा जाए चाइना रसिया इस मामले में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अमेरिका और उनके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के दोस्त हैं ना वो लोग इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अब नाटो स्टेट की तरफ से ये डिमांड है, मतलब जो ग्रुप ऑफ फॉर्मर लीडर्स हैं, साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स हैं नाटो स्टेट के, इन्होंने पब्लिश किया था एक ओपन लेटर। उन्होंने बोला था उनकी कंट्रीज़ को कि आप ज्वाइन करिए इस ट्रीटी को। इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर वीपन्स होते हैं, ठीक है, इसको हम एक सेम लीगल फुटिंग के तौर पर रखेंगे एज ए केमिकल एंड बायोलॉजिकल वीपन। केमिकल एंड बायोलॉजिकल वीपन का जो इस्तेमाल है वो कहना चाहिए गलत है, उसी की श्रेणी में हम न्यूक्लियर वीपन को भी रखने वाले हैं। इसके लिए हमने एक लेटर जारी किए हैं, ऐसा US ऑफिशियल्स की तरफ से हमको देखने को, नाटो ऑफिशियल की तरफ से देखने को हमको मिला था। अब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ जो अदर ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा 2 फॉर्मर नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंड जो फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, ये सब लोग मिलकर के अपनी आवाज़ उठाए थे। अभी इसकी हाल फिलहाल में देखा जाए तो क्या कंडीशन चल रही है, जो जुलाई 2024 तक देखा जाए TPNW में 70 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनोदर जो 27 ऐसे हैं जो कि साइन आउट कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने साइन तो कर दिया है लेकिन अभी तक उन्होंने रेटिफाई इसको नहीं किया है। कुल मिलाकर के देखा जाए हमको सपोर्ट देखने को मिला है 97 स्टेट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ स्टेट एंड पार्टीज़ को, बाउंड टू लीगल फ्रेमवर्क ऑन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब ये जो डिमांड है तेज़ी के साथ में बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि अभी पार्टिकुलरली रसिया ने जब से यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया, इसके बाद वो कई बार बोल भी चुका है कि हम जो परमाणु हथियारों के प्रयोग करने से कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके अलावा यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और भी बहुत सारी दुनिया में हमको ऐसी घटनाएं
दिखाई दे रही हैं और ये लोग क्या है अपने स्टोरेज को बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए डिमांड भी तेज़ी के साथ में बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि भारत क्या सोच रखता है। तो भारत जो है देखा जाए ना तो इंडिया ने साइन नहीं किया था एनपीटी को। न्यू दिल्ली ने क्या काम किया, बोला कि भाई ये जो एनपीटी है ये काफ़ी भेदभावपूर्ण है। उसका मानना है कि ये निरस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देता है और भारत के हितों के विपरीत है, इसलिए हमने एनपीटी के ऊपर साइन नहीं किए थे। हालांकि परमाणु हथियारों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए एनपीटी से भारत को निश्चित रूप से लाभ हुआ है। इसने कभी भी सक्रिय रूप से संधि को कमज़ोर नहीं किया है, ठीक है, जबकि इसमें बहुत सारी बयानबाजी देखने को मिली, हम बहुत सारे इस मामले से दूर भी हटे। अब जो TPNW संधि है इसमें बहुत सारी कमजोरियां भी हैं, जैसे कि इसमें मजबूत प्रवर्तन तंत्र की कमी है। प्रवर्तन तंत्र की कमी है, इसका मतलब ये है कानून तो आपने बना दिए हैं लेकिन इन्फोर्समेंट आप नहीं कर पा रहे, इसके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है। लेकिन इसकी नॉर्मेटिव पोटेंशियल अभी भी मौजूद है, ठीक है। ये डेलिगिटिमाइज कर सकता है न्यूक्लियर पोसेसन को, डिटरेंस पैदा कर सकता है न्यूक्लियर हथियारों को, इसको आप अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए ये जो आर्टिकल रहा है भारत को और TPNW NPT के बारे में ज़्यादा चर्चा करता है। यदि हम इसको केमिकल वीपन्स के बराबर में ला देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने उनको बहिष्कृत किया है, तो जाहिर सी बात है इससे सब लोग काफ़ी सेफ हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से महासभा सत्र के दौरान या फिर निकट भविष्य में हालांकि होने वाला नहीं है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ नियम दशकों से हम देख रहे हैं मजबूत होते जा रहे हैं। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि द्वारा परमाणु हथियारों को धीरे धीरे अवैध बताया जा रहा है, भले ही ये अभी लागू नहीं हुआ है। तो जो बैन ट्रीटी है वो भी इस तरह से परमाणु हथियारों की उपयोगिता और प्रभावशीलता के बारे में एक ईमानदार चर्चा शुरू कर सकती है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं पहली न्यूज़ जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ से आई है। तो देखिए चाइना ने इसकी फायरिंग किया है, टेस्ट फायरिंग किया है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, और ये परीक्षण उसने किया है कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में। चाइना का कहना है कि चाइना ने टेस्ट लॉन्च किया है एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को वेडनेसडे के दिन, फायरिंग इट इनटू द पैसिफिक ओशियन इन इट्स फर्स्ट सच एक्सरसाइज इन डिकेड। पिछले 10 साल में चाइना की तरफ से पहली बार कहना चाहिए इस प्रकार की टेस्टिंग करी गई है, ऐसा चाइना ने खुद बोला है। तो यहाँ पर देखा जाए जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है चाइना ने यदि लॉन्च किया है तो जाहिर सी बात है ये अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी बज गई है। बहुत सारे देश जो है सीरियस कंसर्न जता रहे हैं चाइना को लेकर के। पेंटागन ने वार्निंग दिया था लास्ट अक्टूबर को कि जो चाइना है डेवलप कर रहा है इसके आर्सेनल को, मतलब परमाणु हथियारों को, और भी ज़्यादा तेज़ी से, जैसा कि यूएस भी नहीं कर पा रहा, जैसा कि यूएस ने कभी सोचा नहीं था। वहीं यदि हम देखें चाइना के पास में 500 से भी ज़्यादा ऑपरेशनल न्यूक्लियर वारहेड मौजूद हैं यदि हम 2023 तक देखें, एंड बोल रहा है कि आने वाले समय में 1000 वो कर लेगा सन 2030 तक। अब चाइना की जो मिलिट्री की रॉकेट फोर्स है उसने लॉन्च किया था ICBM को, ठीक है, जो कि कैरी कर रही थी एक डमी वारहेड को, मतलब ये ओरिजिनल नहीं हुआ था, हाई सी में जा कर के ये गिरा है कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में, और ये टाइमिंग भी इसका बताया गया 25 सितंबर की डेट रखी गई थी। इसके बाद बोला जा रहा है जो मिसाइल है जहाँ पर गिरना चाहिए था वहीं पर गिरा है, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है। अब ऐसा एक्सट्रीमली अनयूजुअल है and likely the first time in decade that we have seen a test like this। तो चाइना अपनी खुद की बढ़ाई करता है, उनका कहना है कि ऐसा पिछले 10 साल में अभी तक हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं। चाइना का कहना है, चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो हम काम किए हैं ना ये रूटीन अरेंजमेंट के हिसाब से किए हैं, हमारा जो एनुअल ट्रेनिंग प्लान है उसके हिसाब से ही हम ये काम किए हैं।
और ये जो है इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से ही है, एंड हमने कभी किसी टारगेट कंट्री को टारगेट करने की कोशिश नहीं किया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला, न्यूजीलैंड ने क्या बोला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताते हैं। वहीं यदि हम बीजिंग की बात करें तो पहली बार टेस्ट फायर किया था उसने इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को साउथ पैसिफिक ओशियन में 1980 के दशक में। तब से देखा जाए, ठीक है, इट हैज़ टिपिकली कंडक्टेड सच टेस्ट इन इट्स ओन एयर स्पेस। इस प्रकार के टेस्ट उसने क्या है बाहर नहीं कर रहा था, अपने ही एयर स्पेस में वो करते रहता था। फिर अमेरिका कह रहा है 2021 में हमको काफ़ी दिक्कत पैदा हो गई थी, वेरी कंसर्न अबाउट रिपोर्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग बाय चाइना। तो चाइना जो है अब इस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल हो चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग हो, इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। बीजिंग ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि चाइना जो है ना काफ़ी मात्रा में बजट घोषित करता है अपने डिफेंस के मामले में, जैसे कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट खर्चा कर रहा है वो 7.2%। इसके अलावा देखा जाए चाइना जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वारहेड माना जाता है आफ्टर रसिया, यूएस एंड चाइना। तीसरे नंबर में चाइना आ जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में रहने वाले ताइवान वाले लोग हैं, ताइवानीज हो, इनके लिए ये कहना चाहिए एक प्रकार से चिंता का विषय हो जाता है। इसने जो पहली बार एटॉमिक टेस्ट किया था 1964 में, चाइना हैज़ बीन कॉन्टेंट टू मेंटेन ए कंपैरेटिवली मोडेस्ट आर्सेनल। उसके बाद हालांकि देखा जाए इसके पास परमाणु हथियार जो है काफ़ी मोडेस्ट मात्रा में रहे थे, एंड इसने मेंटेन किया था कि ये जो है नेवर द फर्स्ट टू यूज़ न्यूक्लियर वीपन्स इन ए कॉन्फ्लिक्ट। जब भी युद्ध होगा तो हम पहली बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि सामने वाला इसका इस्तेमाल नहीं करता है।